और सेकेंड पार्ट का कितना 15 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग 16 नंबर से अब शुरू करेंगे। 16 का प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? या इसको घुमा करके भी दिया जा सकता है प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? एक ही सवाल होगा, किसी भी प्रकार से आए उत्तर एक ही होगा। इसका विकल्प है, पहला विकल्प अनुच्छेद 19 का 1 का क, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 19 का 1 का ख, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 19 का 1 का घ, चौथा विकल्प अनुच्छेद 19 का 1 का च। ठीक, अब आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है? पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सवाल है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है इनमें से? क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का इनके अलावा भी अन्य भी कई अनुच्छेद है जिनसे कि संबंधित है। एक और अनुच्छेद है, तो अब आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? पहला विकल्प है 19 का 1 का क, दूसरा 19 का 1 का ख, तीसरा 19 का 1 का घ, चौथा 19 का 1 का च, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इंग्लिश में अगर समझिए तो 19 का 1 का ए, दूसरा है 19 का 1 का बी, तीसरा है 19 का 1 का डी, चौथा है 19 का 1 का, ये हो जाएगा जी। ठीक है, सॉरी एफ हो गई है। हाँ, अब इनमें से कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आवाज जा रही है मेरी? हाँ, तो जवाब दीजिए। एक स्टूडेंट जवाब दिए हैं ए, दो स्टूडेंट जवाब दे दिए ए, और कोई देना चाहते हैं? ए इसका सही जवाब है। प्रेस की स्वतंत्रता का 19 का 1 का ए से यानी 19 का 1 का क से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें कुल 6 पाठ है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 पाठ है और ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि 19 का 1 से लेकर के जो ये 6 है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, जबकि ये गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन सिर्फ 19 का 1 में है। कितना है? 19 का 1 में, जो कि पहले 7 का पार्ट में था। 19 का 1 पहले 7 पार्ट में था, लेकिन ये 100 को क्या किया गया? 78 में हटा दिया गया। यहाँ संपत्ति का अधिकार को, इसको संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। 31 से भी हटाया और यहाँ से भी हटा दिया गया। अब कितने बच गए? 6 बच गए। और 19 के 2 से लेकर के 6 तक, 19 का 2 से लेकर के 6 तक ये क्या है? तो ये युक्ति युक्त निर्बंधन है। ये युक्ति युक्त निर्बंधन है, इसको समझिएगा। ये क्या है? युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब ये हुआ कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन एक लिमिट में। इसके लिए स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है दावा। क्या होता है? दावा अपने अस्तित्व का। किस चीज का दावा? अपने अस्तित्व का।
बहुत स्टूडेंट ऐसे भी मिलते हैं जिनको पूछिएगा स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है तो वो बोल देते हैं अधिकार, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये अधिकार गलत है। हाँ, ये कह सकते अपने अधिकार का, अपने अस्तित्व के अधिकार का दावा करना, ये यहाँ तक सही है। तो अब क्या है कि आपका अपने अस्तित्व का दावा जो करेंगे तो एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने मम्मी पापा के पास अपने अस्तित्व का दावा कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड के मम्मी के पापा के पास तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप दो भाई है, तो ऐसे समझिए आप लोग कोई दो भाई या दो बहन है, या तो एक भाई एक बहन है। एक भाई को ए बी ऐसे रखिए, ए बी दो भाई है, ए को, दोनों सगा भाई है, ए को 50 रुपया दिया जाए, बी को 20 रुपया दिया जाए, तो बी दावा कर सकता है कि नहीं आप मेरा स्वतंत्रता का जो है, मेरे अधिकार का क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। या फिर ए को छूट दिया जा रहा है, बी को छूट नहीं दिया जा रहा है, किसी भी चीज को बोलने का या किसी भी का, तो बी इस पे दावा कर सकता है। लेकिन ये अगर ये दावा बी, अगर ए अलग है बी अलग है, दोनों भाई नहीं है, दोनों फ्रेंड है, अब इसके पेरेंट्स इसको दे रहे हैं 50 रुपया और इसके पेरेंट्स 20 रुपया, तो ये इस पे दावा तो नहीं कर सकता आप इसको 50 रुपया क्यों दे रहे हैं, या इसको वजह बना करके ये अपना पेरेंट्स से दावा नहीं कर सकता आप हमको 50 रुपया दीजिए क्योंकि मेरे दोस्त के पेरेंट्स 50 रुपया थे। ये सबका अपना अपना स्वतंत्रता, इसकी आर्थिक स्थिति जैसी है वो उस हिसाब से अपने बच्चे को स्वतंत्रता दे रहे हैं। स्वतंत्रता का भी एक स्थिति होती है, जैसे कि उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आपराधिक स्थिति। अब कोई ऐसा जगह है जहां काफी ज्यादा अपराधी है, अपराध फैला हुआ है, और अब ऐसी जगह पर क्या होती है, प्रशासन दबाव बनाती है, लोगों को समझाने का भी कोशिश करती है, जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाती है कि 9 बजे के बाद बाहर कोई ना निकले। स्थिति वैसी है, वहां पर आप दावा कीजिएगा स्वतंत्रता का कि नहीं मुझे स्वतंत्रता का मेरा अधिकार है, हमको छोड़ हमको एकदम 9 बजे के बाद भी घूमना है, तो बात सीधी है कि हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस तो नहीं घूम सकती है, पुलिस समझाएगी नहीं भी स्थिति खराब है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा संतुलित ही रहिए। तो स्वतंत्रता का भी क्या है, एक दावा है, इसको थोड़ा सा और आगे, सॉरी, दावा का भी एक सीमा होता है, आपके अस्तित्व के दावा का भी क्या है, एक सीमा रेखा है। इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये जो है इसको बड़े स्तर पे समझते हैं। आपके अपने अस्तित्व का दावा कर सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यायालय की अवमानना करें या आप राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ जाए, राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ जाए, आप जो भारत का जो किसी अंतरराष्ट्रीय संबंध है उस पर को आप नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, तभी तक आपको स्वतंत्रता है। या फिर लोक प्रशासन आपके वजह से खराब हो रहा हो, तो ये सब को रखते हुए, ये सब को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये जो ध्यान में रखा है, इसी को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया, एक सीमा रेखा बनाया गया, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का सीमा रेखा बनाया गया, क्योंकि हमारी संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो सीमित है, असीमित नहीं है। ये मौलिक अधिकार की विशेषता में भी पढ़े होंगे, तो स्वतंत्रता का भी अधिकार सीमित है, ना कि असीमित। तो ये जो सीमित जो किया गया है, एक जो सीमा रेखा बनाया गया है, इसी को कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। कुछ आधारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन किया गया है, जिसको कि 19 के 2 से लेकर के 6 तक उल्लेख है, और 19 का 1 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, और 19 का 2 से लेकर के 6 तक, 19 का 2 से लेकर के 6 तक इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किया गया है। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, जो 6 मौलिक अधिकार है वो कैसे है, 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, ऐसा नहीं है। 19 के 1 में ही सारा अधिकार है, और उसके बाद क्या है, इसका इसी का जो 19 का 1 में जो अधिकार दिया गया है, इसका कुछ निश्चित आधारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन, यानी कि आपकी आजादी वहीं तक है, स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से कि दूसरे की स्वतंत्रता शुरुआत नहीं होती है। जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरुआत हो गई,
आपका स्वतंत्रता वहां समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब है सीमित हो गया। फिर वो अपना अधिकार थोड़ा आगे करेगा, आपका भी आगे चला जाएगा। यहाँ इस 19 नंबर में, सॉरी 16 नंबर में कोई सवाल अनुच्छेद 19 से संबंधित? okay. 17 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था। ये क्या है? सत्य है या असत्य है? तो सत्य है, इसको टिक लगा दिया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही है। साथ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था। जब जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका का प्रधान सदर ए रियासत होता था तो वो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था, जिन्हें छठे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। ये भी सही है। पहले अभी जैसे जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुकी है, इससे पहले वो एक विशेष राज्य था, क्योंकि उसको संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत 35 से दिया गया था। और जब शुरुआत में जम्मू कश्मीर में सदर रियासत होते थे, उस समय राज्यपाल ना होकर के सदर रियासत होती थी, जिनको छठे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। बाद में राज्यपाल का भी अब क्या हो गया, अब तो वह उपराज्यपाल बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित एक आज का करंट न्यूज भी है कि वहां के जो उच्च न्यायालय थे, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जिसका न्यायिक क्षेत्र कौन कौन रहेगा? जम्मू कश्मीर भी रहेगा, लद्दाख भी रहेगा। चूंकि ये करंट रिलेटेड है और उच्च न्यायालय से संबंधित है तो एग्जाम में आने का चांस है, इसको याद रखिएगा। तो चौथा भी सही है। इस तरीके से देखें तो चारों का चारों कथन सही है। इस वजह से इसका जवाब हो जाएगा एक से अधिक, यानी सभी। अंग नंबर ई नंबर इसका सही जवाब हो गया कि चारों कथन सही है। 42वां संविधान संशोधन सरदार समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसको लघु संविधान भी कहते हैं। साथ में इसमें अखंडता शब्द भी जोड़े थे। अखंडता के साथ साथ क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष भी इसी को कहा जाता है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। साथ में चौथा, जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका का प्रधान सदर को पहले क्या कहा जाता था? प्रधान को क्या कहा जाता था? सदर ए रियासत। और इसको कब समाप्त किया गया? तो छठे संविधान संशोधन द्वारा। यह भी सवाल आ सकता है, जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका का प्रधान सदर ए रियासत होता था, जो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा वो नहीं होता था। कहने का मतलब यहाँ समझ, कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्यतः हर राज्य का प्रधान होगा, वो कौन होता था? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, राज्यपाल। लेकिन छठा संविधान से पहले कौन होगा? वही का होगा जो वहां के विधायक जिसको चुनेंगे, वही कार्यपालिका का भी हेड होगा। लेकिन इसको कब समाप्त कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया छठे संविधान संशोधन द्वारा। ये सवाल भी आ सकता है, इस प्रकार से भी इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग 18 नंबर चलते हैं। कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत होने के बाद अधिनियम बन जाता है जब लोकसभा के द्वारा पारित हो जाता है, राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है, दो के द्वारा पारित हो जाता है, दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति सहमति दे देता है, पांचवा सबको पता इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आप लोग बताइए इसका कौन सा जवाब होगा? बहुत ही आसान सवाल है। सवाल है, कोई भी विधेयक, विधेयक
यानी कि बिल संसद में प्रस्तुत होने के बाद अधिनियम बन जाता है, यानी कि बिल संसद में प्रस्तुत होकर के कब अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाएगा, कब वो एक्ट बनेगा, जब वो लोकसभा के द्वारा पारित होता है यानी कि पास हो जाता है, जब राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है यानी पास हो जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है यानी लोकसभा और राज्यसभा, चौथा दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक स्टूडेंट मात्र जवाब दिए है अब तक डी नंबर, बाकी कोई और देना चाहते हैं? एक दिए है बी नंबर, और कोई? इसका सही जवाब है डी नंबर, यानी कि लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट की जब सहमति मिल जाएगी तब वो क्या होगा, बिल से एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे के सवाल में। आगे का सवाल है, यदि कोई राज्य, यहाँ राज्य हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन राज्य होगा यानी स्टेट, यदि कोई राज्य द्विसदनात्मक है तो उस राज्य के विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होगा। यदि कोई राज्य द्विसदनात्मक है तो उस राज्य के विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, जब तक राज्यपाल की इच्छा हो, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका भी जवाब आप लोग दे दीजिए, बहुत ही आसान जवाब है। एक स्टूडेंट दिए है ए, बाकी और कोई देना चाहे? सभी दिए है ए, यानी कि 6 वर्ष सही जवाब है। 6 वर्ष होते हैं ये विधान परिषद के, जैसे कि राज्यसभा का होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये किसके अनुसार होते हैं? 172 के 2 के अनुसार, 172 172 के 2 के अनुसार। साथ में इनका भी 1/3 सदस्य क्या होंगे, राज्यसभा की तरह, वो भी 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है, प्रत्येक 2 वर्ष में वो समाप्त हो जाएंगे, ये सॉरी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, प्रत्येक 2 वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने नए सदस्य फिर निर्वाचित हो जाते हैं। इसका भी वर्णन कहाँ, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 172 के 2 में ही है। 172 में नहीं, ये 172 में नहीं है शायद, इसका कहीं और है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है इसके सदस्य का अनुच्छेद को लेके, वो हम बाद में क्लियर कर देंगे आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको चेक कर लेंगे इसका आर्टिकल कौन सा है। 172 में है विघटित को लेकर, 172 का 2 में है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी, ये अस्थाई रहेगी। 172 के 2 में है कि विधान परिषद विघटित नहीं हो रहेगी, अस्थाई रहेगी। और ये 6 वर्ष वाला, ये इसका देखना होगा, इसको माइंड से मिस हो रहा है, किस अनुच्छेद में किया गया है, वो अगले क्लास में हम बता देंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक।
एक स्टूडेंट जवाब दिए है ई, बाकी और कोई? एक दिए है डी, 4 वर्ष। रुपेश जी पहले ई दिए, फिर ए दे दिए। ए, एक बार अच्छे से आप लोग सोच लीजिए। सवाल है राज्यसभा का कार्यकाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए जब राज्यसभा की बात आए ना, तो यह लोकसभा में क्या है, अगर कोई आपसे पूछा लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल एक ही बात है। राज्यसभा की बात आ जाए जब, तो यहां 2 सवाल होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, दूसरा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, दोनों में अंतर है। लोकसभा में ये नहीं है, लोकसभा में एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी विघटित होगा ही नहीं, तो इसका कार्यकाल होगा नहीं, समझे। लेकिन इसका सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। लोकसभा में ये बात नहीं है, लोकसभा में दोनों का ही उत्तर 5 वर्ष हो जाएगा। है वहां भी सवाल अलग अलग, लेकिन चूंकि सेम स्थिति है तो वहां 5 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष भी है, लेकिन उससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन उससे पहले भी मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकते हैं। अगर विकल्प में दोनों रह जाए कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है, और विकल्प में है, सवाल है लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल क्या है, विकल्प में है 5 वर्ष, दूसरा जब तक लोकसभा विघटित नहीं होता है, दोनों जवाब हो जाएगा, तब ऑप्शन ई में जाना है। और यदि 4 विकल्प दिया है तब उसमें थोड़ा सा यहाँ पर विवादित हो जाएगा। तो इस 4 अगर दिया है तो फिर आपको वहां पर आपको 5 वर्ष ही सेलेक्ट करना, क्योंकि संवैधानिक रूप से 5 वर्ष के लिए ही होता है। अब वो विघटित कर दिया जाएगा तो वो तो 6 महीना में भी विघटित होगा, तब भी उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः जो उसको चुना जाता है तो उसको 5 वर्ष के लिए ही दिया जाता है। क्योंकि आजकल बीपीएससी में 5 ऑप्शन है तो ये कंफ्यूजन कर देती है। इसको ऐसे समझिए लोकसभा को लेके कि जब कोई लोकसभा का कार्य शपथ ले रहा है तो उसको 5 वर्ष के लिए दे दिया गया है। उसका हर व्यक्ति को लोकसभा का जो सेशन का जो उसका बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, 5 वर्ष के लिए दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही लोकसभा विघटित हो गया है, वो ऑटोमेटिक रूप से हट चुका है, उसका भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी विघटित होने के बाद। तो 5 वर्ष तब देना है। लेकिन अगर दोनों दे दिया है विकल्प में, बीपीएससी में चूंकि ऑप्शन ई भी है कि 5 वर्ष के लिए, या फिर जब तक लोकसभा को विघटित नहीं किया जाता है, तब ऑप्शन ई देना है। ऐसे सवाल ऐसे कम ही आते इस प्रकार के, क्योंकि इस प्रकार के सवाल में सामान्यतः तो केस होने का फिर चांसेस हो जाता है। ज्यादातर इस प्रकार का जब सवाल आए तो फिर मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। जैसा कि देखते हैं बीपीएससी में हर साल 3 या 4 क्वेश्चन चला ही जाता है न्यायालय में।
लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी वजह से लोकसभा का सीधा सवाल आता है ज्यादातर एग्जाम में, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, इसी प्रकार का विकल्प दे देता है। सदस्य में भी यही दे देता है, इतना घुमा फिरा के नहीं जाता है। इसमें फिर क्या होता है, फिर केस होने का चांसेस हो जाता है। अब है राज्यसभा का में क्या है, इसमें भी 2 सवाल है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है इसका कोई अवधि नहीं, यह स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। तो इसमें जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई। लेकिन अगर कोई वेबसाइट में टेस्ट अभी बना रहे होंगे, अभी जो प्रेजेंट में वेबसाइट है वहां पर क्या हो गया है, वहां पर इसमें ए नंबर दे दिया गया, यानी कि 6 वर्ष। तो असल में ये टाइपिंग में मिस किया गया है, इसमें इसको सुधार कर किया जा रहा है। जब मॉक टेस्ट आएंगे नए वेबसाइट में तो सारा अपडेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर सवाल था राज्यसभा के सदस्य का, विकल्प को देखते हुए यहाँ सवाल होगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, सदस्य को छोड़ दिया गया। तो जो लोग वेबसाइट में यदि कोई टेस्ट दे रहे हैं तो वो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वहां स्पष्ट है, वहां भी अपडेट कर दिया जाएगा, वहां भी अपडेट हो जाएगा। और यहाँ भी अपडेट कर देते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ई ही होगा, राज्यसभा का कार्यकाल, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अस्थायी सदन है। 6 वर्ष का उनके सदस्यों का होता है। और वेबसाइट में भी जो दिया गया है तो वहां पर भी सदस्य को लेकर के दिया गया है, सदस्य का को छोड़ दिया गया है टाइप करते वक्त, वहां अपडेट कर दिया जाएगा, या तो विकल्प को अपडेट कर दिया जाएगा या क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? विकल्प है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 129, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, बाकी कोई और जवाब देना चाहते हैं? एक और स्टूडेंट ए दिए है, सही जवाब है अनुच्छेद 2 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय का। अब अगला सवाल चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है 214 का क, दूसरा विकल्प है 217 का क, तीसरा विकल्प 207, चौथा विकल्प 209, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 217 का क। अगला सवाल है 23 नंबर का। इनमें से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी कि वह संसद का सदस्य है नहीं, लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना भाषण दे सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि जो किसी बिल पर वो अपना वोटिंग नहीं दे सकता है, लेकिन भाग ले सकता है। इसका विकल्प है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पहले ही सब जवाब दे दिए हैं। महान्यायवादी सही जवाब है। अब 24 में चलते हैं। इनमें से
किन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। असल में किन्हें को किन है कर दिया गया है, यहां होगा किन्हें, किन्हें। किन्हें होगा, इनमें से किन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। 24 में पहला विकल्प है उस राज्य के राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक जवाब आ चुका है, बी नंबर राष्ट्रपति। बाकी कोई देना चाहते हैं? राष्ट्रपति इसका सही जवाब। राष्ट्रपति को ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, लेकिन इनको नियुक्ति में शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी अगर परिवर्तन करना है तो वो विधानसभा में नहीं होता है, वह संसद में होता है। ये क्या है? एकीकृत न्यायपालिका की एक प्रमाण है। हमारे देश की न्यायपालिका एकीकृत है, ये इसका एक प्रमाण है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है, कुछ भी परिवर्तन करना या उच्च न्यायालय का गठन करना है, उसका न्यायिक क्षेत्र का जो सीमा क्षेत्र है, न्यायिक सीमा क्षेत्र, उसमें परिवर्तन करना है, वो कौन करेंगे? संसद करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देती है वो अपने आप सारे हाई कोर्ट में लागू हो जाते हैं। उसके लिए किसी प्रकार का और हाई कोर्ट में बहस की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था होने का हमारा एक क्या लक्षण है। हाँ, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायपालिका कहा जाता है, संघीय न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन न्यायपालिका व्यवस्था हमारा कैसा है? वो एकीकृत है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमारे संविधान का क्या है, हमारे जो राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या है? वो ढांचा से संघात्मक है। संविधान भी हमारा ढांचा से संघात्मक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया है संविधान में। साथ में आत्मा से क्या है? एकात्मक है। और न्यायपालिका के मामले में एक संपूर्ण रूप से एकीकृत न्यायपालिका है, क्योंकि राज्यों के मामले में ऐसा होता है कि ऐसा बहुत सा, जैसे कोई राज्य सूची का विषय है, उस पे कानून तो राज्य ही बनाएगा, केंद्र बना नहीं सकता है। दूसरा, केंद्र कुछ विषयों पर कानून बनाती भी है तो राज्य क्या होती है? फिर उसको लागू करती है। राज्य सरकार फिर विधान परिषद में लाकर उसको लागू, विधानसभा में लाकर उसको लागू करती है, फिर जाकर वह कानून लागू होती है। यहां पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया तो अपने आप सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब में वो अब लागू हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट फिर यहाँ बहस करेगी, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का अब हम तय करेंगे सही है या नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। तो ये समझ गए, राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नियुक्त कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नियुक्त से मतलब है शपथ दिलाना। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। और इसको चुनने के लिए क्या होता है? कॉलेजियम व्यवस्था होती है। वो उच्च न्यायालय का नोट्स पढ़ेंगे तो जो कि डाला हुआ वेबसाइट में भी और टेलीग्राम चैनल में भी डाला हुआ है, तो आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे संपूर्ण जानकारी उच्च न्यायालय से संबंधित। अब है 25 का क्वेश्चन। 25 में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने यह पारित किया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति है, किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो अब इसका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। अब किसी वजह से उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तो CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अब है कि मुख्य न्यायाधीश भी रिक्त है, तब क्या करेंगे?
जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी उस समय सीनियर जज है यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो भी उस समय सीनियर जज है वही क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एससी में जो भी यहाँ एससी में जो भी यहाँ सीनियर जज है वही क्या करेंगे, अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध सीनियर जज। कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस के बाद जो सेकंड नंबर, मान के चलिए जो सेकंड नंबर का जज है वो भी गायब है, तो तीसरा नंबर में जो है वो भी गायब है, तो चौथा नंबर में जो है वो, उनमें से जो भी सबसे पहला सीनियर जज होंगे वही न्याय अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेंगे। तो सवाल है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था है। पहला विकल्प है 69 यानी 69, दूसरा विकल्प है 69 का क, 69 का ए, तीसरा विकल्प है 70, चौथा विकल्प है 128, 128, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग देना चाहेंगे पहले? चलिए, एक स्टूडेंट दिए है बी नंबर, एक स्टूडेंट भी दिए है बी नंबर। इसका सही जवाब है सी नंबर, अनुच्छेद 70। ठीक है, अब हम लोग 26 नंबर में चलते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? अच्छा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, ये चीज बोलेंगे ना कि हम पूछेंगे फिर बोलिएगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, हम इसमें कोई भी कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति के ही नाम पे सारा कार्य होता है, मेरा मतलब था। कोई भी बिल एक्ट बनेगा राष्ट्रपति, अध्यादेश लाना है राष्ट्रपति, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति, विधायी प्रमुख राष्ट्रपति, सैन्य प्रमुख राष्ट्रपति, न्यायिक शक्ति में सबसे प्रमुख राष्ट्रपति। सारा शक्ति तो राष्ट्रपति पे ही नहीं थे, उन्हीं के नाम से सारा काम होता। हाँ, न्यायपालिका का जो काम है जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पे फिर क्या है, सारा कौन होंगे, सारा का सारा जिम्मेवारी सबसे सीनियर टॉप में सीनियरिटी किनको रहेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही मेन है। लेकिन राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्ति प्राप्त है, और वो चाहे तो एक निश्चित क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में, एक संवैधानिक दायरे में वो न्यायपालिका के भी निर्णय में हस्तक्षेप ले सकते हैं, उसको भी इसका अधिकार है। यानी राष्ट्रपति सारा पावर है उसके पास, यानी भले ही वो रबर स्टाम्प का पद है लेकिन संवैधानिक प्रमुख वही है और सारे कार्य उसी के नाम पर होते हैं। अब क्या है, कभी ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति नहीं है तो अब देश का काम तो बंद नहीं होगा। तो जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो देश का काम तो बंद नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान में एक प्रावधान दे दिया गया है कि ऐसी स्थिति में क्या होंगे, संसद जो उपबंधित करे, वास्तव में इसको उपबंध करने का दे दिया है कि संसद करे। ठीक, ये संसद द्वारा किया गया है। संसद जो उसको पारित कर दे, संसद जो सिस्टम बना दे, संसद ये भी कल के डेट में पारित कर सकती है
कि राष्ट्रपति यदि रिक्त हो जाए उसका पद, तो उसका सारा पावर किसके पास चले आएगा? प्रधानमंत्री के पास। तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। तो सवाल यही है कि संसद ने पारित किया, वर्तमान में संसद यही पारित किया है कि राष्ट्रपति यदि नहीं है तो उसका कर्तव्य को कौन पूरा करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक जज नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा भी 33 जज है। ये 33 में जो सबसे सीनियर जज है, जिनकी उम्र इसके बाद जिसका सबसे बड़ी आयु है चीफ जस्टिस के, क्योंकि चीफ जस्टिस जो भी होंगे उसी की आयु सबसे ज्यादा होगी, ये स्वाभाविक है। तो इनके बाद जो इनकी भी आयु है और उपलब्ध है का मतलब हो सकता है चीफ जस्टिस आयु के बाद जो भी सीनियर जज है, यानी कोई है जो सेकंड नंबर में जो भी है वो भी बीमार है, तो उसके बाद फिर कोई होगा। तो जो भी उपलब्ध सीनियर जज है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, वही क्या करेंगे? वही राष्ट्रपति के पद का या उसके कर्तव्यों का पालन करेंगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का एक अलग रुतबा है और उस सुप्रीम कोर्ट का जज बनना न्यायपालिका के क्षेत्र में एक गौरव की बात होती है, क्योंकि जो भी बनते हैं सामान्यतः उसको चांस है कि आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद तो वो तो भारतीय संविधान में उसका वो हमेशा के लिए क्या हो गया, भारत का राजनीतिक इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया, और वो हो सकता है कि कभी उसको राष्ट्रपति का भी मौका मिल जाए। तो सवाल यही था कि यदि राष्ट्रपति ही है तो संसद ने यानी कि ये व्यवस्था किस पे छोड़ दिया है? संसद पे छोड़ दिया कि राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाए तो वो इसी स्थिति में क्या उपबंध कर रहे हैं, उसकी ऐसी आकस्मिक स्थिति में क्या उपबंध करेंगे, ये संसद पे छोड़ दिया। और संसद क्या व्यवस्था बनाया है? संसद व्यवस्था बनाया है कि राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति करेगा कार्य। उपराष्ट्रपति के अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन करेंगे काम? तो इसका काम करेंगे जो सीनियर जज है, जो भी उपलब्ध सीनियर जज है, ये इसका दे दिया गया है, ये सिस्टम हो गया है संसद द्वारा। तो सवाल ये है कि किस अनुच्छेद में संसद को ये पारित कर दिया, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने ये जो पावर दिया है संसद को, इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये पावर दिया है? संसद अगर ऐसा व्यवस्था बनाया है तो संविधान में उसको कहीं ये शक्ति दिया होगा। वो सवाल वही है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो पहला विकल्प था 69 69, दूसरा विकल्प था 69 का क यानी 69 का ए, तीसरा 70 70, चौथा 128 128। इसका सही जवाब है 70। अब समझ गए या भी कोई कंफ्यूजन है? अब अगला सवाल चलते हैं। भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हरियाणा के मेवात में हुई। ये एक जीएस छुपा हुआ है, इसको समझ लीजिए, सवाल आ सकता है। भारत में चलित न्यायालय सबसे पहले कब शुरुआत हुई? 2007 में। कहां से हुई? हरियाणा के मेवात में। चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र माना जाता है, यानी किनकी सोच का ये नतीजा है? इसका विकल्प है, पहला है न्यायमूर्ति भगवती, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग बताएंगे इनका उत्तर 26 का? एक स्टूडेंट दिए है ए। आप लोग का हेल्प में इतना कर देते हैं कि इसका संबंध राष्ट्रपति से है, इतना हेल्प करते हैं, इसका संबंध राष्ट्रपति से है और विकल्प में 2 राष्ट्रपति है,
एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और 2007 में दोनों का ही कार्यकाल था, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से 7 तक था और प्रतिभा पाटिल के 2007 से 12 तक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। एक स्टूडेंट जवाब दिए सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बाकी और कोई? सी इसका सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुरू किए थे। ठीक, अगला सवाल चलते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में, ये एक जीएस यहां पर है, इसको नोट कर लीजिए। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21, यहाँ क होगा, यहाँ को कर दिया गया है, 21 क होगा, इसको क कहिए, 21 क जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध की बात की गई है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को क्या होगा? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध की बात की गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा लेना उसका मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक का और उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण, किसी भी कारण से, अब किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पता चला कि आसपास स्कूल ही नहीं है, 50 किलोमीटर दूर में स्कूल है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वो घर से दूर रह नहीं सकता, तो उसको क्या करना है? उसकी शिक्षा का व्यवस्था करना किसका काम है? तो अब ये हो गया सरकार का काम है और इसके लिए न्यायालय का संरक्षण है। तो ये समझ लीजिए कि संविधान मौलिक अधिकार में इसका जोड़ने का क्या परिणाम हुआ। तो अनुच्छेद 21 में क्या किया गया? संशोधन किया गया और 21 का क जोड़ा गया, जिसमें कह दिया गया कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। यानी अब इसके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। इसके लिए अब देखते होंगे कि अब का जो स्कूल खोले जा रहे हैं, कई जगह आप देखते होंगे बच्चे कम है फिर भी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इसका वजह यही है कि अब ये सरकार की जिम्मेवारी है, स्कूल ज्यादा था। हाँ, लेकिन एक सरकार यहाँ पर एक चीज का हम दोष जरूर मानेंगे और शायद यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल का ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, कि आप 25 स्कूल खोलने के स्थान पे ज्यादा अच्छा है कि एक ही स्कूल खोलिए, इसको पूरी तरह से मॉडर्नाइज रखिए, यानी कि सारी व्यवस्था इसमें रखिए, लाइब्रेरी हो गया, लैब हो गया, सारी व्यवस्था रखे। अब जो बच्चे दूर के हैं उसके लिए बस की व्यवस्था कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट स्कूल करते हैं, सेंट्रल स्कूल भी करते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका बच्चे को सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे को भी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, उसको अच्छे से नॉलेज मिलेंगे, जैसे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ज्यादा सुविधाएं मिलते हैं, ज्यादा उसको लैब वगैरह करने का मौका मिलता है। तो खैर ये तो बात का विषय है, ये मेंस की तैयारी का चीज है। तो अब यहाँ सवाल है कि किस संशोधन में ऐसा किया गया, यानी कि इसको सिंपल में ऐसा भी सवाल आ सकता है, किस संशोधन के द्वारा 21 का क जोड़ा गया? इतना घुमा फिरा करके ना दे करके सीधा दे देगा, किस संशोधन में 21 का क जोड़ा गया? पहला विकल्प है 86वां, दूसरा विकल्प है 85वां, तीसरा विकल्प है 42वां, चौथा विकल्प है 44वां, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 3 स्टूडेंट जवाब दे चुके हैं ए। 86वां इसका सही जवाब है। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन में देखिए 3 जीएस छुपा हुआ है। पहला भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से, दूसरा 21 का क में कितने वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है? 6 वर्ष से 14 वर्ष। 21 का क किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 86वां। 3 जीएस इसमें छुपा हुआ है। अब 28 नंबर का सवाल,
28 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फिर सत्य असत्य वाली बात हो गई, फॉर्मूला याद रखिएगा। राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं, जिनमें कि अभी 245 सीटों पर चुनाव होते हैं, सत्य है। और इसमें तो जीएस है, कुल कितने सदस्य है, कुल 250, लेकिन अभी कितने पर होते हैं, 245। दो जीएस इसमें छुपा हुआ है, लेकिन ये कथन चूंकि सत्य है तो हमारा प्रश्न के साथ, जो हम लोगों का प्रश्न है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको काउंट नहीं करना है, सत्य में छोड़ देना। लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, कुल यहाँ भाग आ चुका है, ये ऐसा होगा नहीं, कुल 552 सीटें होते हैं, जिनमें कि 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। ठीक, यहाँ भी मिस किया गया है, यहाँ पे भाग नहीं होगा। तो 552 सीटें होते हैं, जिनमें कि 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। ठीक, तो ये भी सही है। अभी 545, हालांकि 545 में 543 प्लस 2 वाली बात है, 543 जनता द्वारा चुने जाएंगे और 2 मनोनीत होंगे। तो यहाँ पर चूंकि 5, इस पे यहाँ पर कहने का मतलब है कि कितने सीटों का चुनाव हो रहा है, यानी कितने सीट चुन करके आए जाते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो चयनित हो। तो चयनित शब्द का ऐसा कोई किया नहीं गया है, तो इस वजह से ये भी क्या है, सत्य है। यदि यहाँ चुनाव के जगह चयनित हो जाता है कि 545 सीटों पर चयनित होते हैं या 245 सीटों पर चयनित होते हैं, फिर ये असत्य हो जाता, क्योंकि सारे सीटों पर चयनित नहीं होते, कुछ पर मनोनीत ही होते हैं। इसमें जैसे 233 में चयनित होते हैं और 12 पे मनोनीत होते हैं, इसमें 543 में चयनित होते हैं और 2 मनोनीत है। हालांकि उसको अभी आगे भी नहीं बढ़ाया गया है, आंग्लो इंडियन वाला अभी सस्पेंड में ही चल रहा है। अब इनको क्या किया जाएगा, सरकार का तो पूरा मंशा है कि नहीं, और अगर नहीं बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक रूप से ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 552 रखेगा, या 2 सीट को जनरल सीट बनाएगा, या 552 करे, 550 करेगा, सरकार के तरफ से भी कोई स्पष्ट नहीं है। तो वो बात की बात है। तो 545 सीटों पर चुनाव होते हैं, ये भी सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है, अब तक असत्य कोई भी नहीं है। अब चलते हैं अगला विकल्प। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये भी सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो विपक्ष के नेता होंगे। ठीक, 1967 ईस्वी में एक परंपरा शुरू की गई, जिसके अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है एवं लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ये भी सत्य है। यहाँ भी एक जीएस छुपा हुआ है, इसमें भी जीएस है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22। लोकसभा से कितने होंगे, 15, राज्यसभा से 7। यहाँ भी एक सवाल है कि किस ईस्वी से ये परंपरा शुरू की गई कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा एवं उसकी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। एक जीएस यहाँ भी है। खैर, यहाँ हम लोग को ये देखना असत्य कौन है, तो हम लोग देख चुके हैं चारों ही सत्य है। इस तरफ भी दोनों सत्य है और इस तरफ भी दोनों सत्य है। तो इसका असत्य कौन है, असत्य यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं असत्य है, सभी के सभी सत्य है। ठीक, खंड 2 हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब एक बचा है इसमें, खंड 3 सेट 2 में। ये हम लोग अब इसका प्रैक्टिस शाम के क्लास में करेंगे और शाम के क्लास में प्लस कल दोपहर के क्लास में इसको समाप्त कर दिया जाएगा, खंड 3। यहां तक किन्हीं का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम लोग शाम के 10 बजे के क्लास में आगे का खंड 3 का प्रैक्टिस करते हैं।